चलिए हाय हेलो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज एक प्यारा सा टॉपिक लेके हम आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिएगा, सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि बेसिक चीज़। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, जो है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आइएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन टू और मोर देन टू पर्सन। तो पार्टनरशिप रिलेशन है जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं। हु हैव एग्रीड, जिसमें एग्रीमेंट भी होता है, समझ गए ना, टू शेयर प्रॉफिट, और प्रॉफिट की शेयरिंग भी होती है, ऑफ ए बिजनेस, और ये एक बिजनेस होता है। और बात करते हैं कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आइए, तो ध्यान देते हैं, इसी डेफिनेशन में आपका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप है क्या। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है। कितने लोगों का रिलेशन है? दो या दो से अधिक लोगों का। तो ये फीचर्स में कवर कर लेते हैं इस पॉइंट्स को। तो देखिए, पार्टनरशिप क्या है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, टू और मोर देन टू पर्सन। तो देखिएगा, पार्टनरशिप क्या है कि रिलेशन है, एक रिलेशन, एक संबंध है। कितने लोगों का? दो या दो से अधिक लोगों का एक संबंध है। अब ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक लोगों का संबंध है, लेकिन एक चीज आपको देखना है यहाँ पे। हाँ, तो ये दो या दो से अधिक लोग, यानी पार्टनर से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम पार्टनर जो चाहिए, मिनिमम पार्टनर की जो आवश्यकता पड़ती हैं वो पड़ती हैं दो, और मैक्सिमम पार्टनर की जो आवश्यकता होती है, यानी मैक्सिमम पार्टनर वो 50 होती है। समझे? तो मिनिमम पार्टनर कितना? 2, और मैक्सिमम पार्टनर 50। अब ध्यान देते हैं, जब ये दो या दो से अधिक 50 लोगों तक का एक रिलेशन है, समझ गए ना, 50 लोगों तक का एक रिलेशन है। अब बात आती है कि सर पर्सन कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिएगा, पर्सन को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो पर्सन, देखिए, तो पर्सन में, तो पर्सन शुड बी नॉट माइनर। पर्सन शुड बी नॉट माइनर। पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पर्सन शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब ध्यान देंगे, इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमें पार्टनर से बिजनेस करना है तो वो पर्सन कैसा होना चाहिए, जिन भी पर्सन के साथ, जिन लोगों के साथ पार्टनर से बिजनेस करते हैं, वो पर्सन शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसका मीनिंग क्या आता है कि उस पर्सन पे किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई का सेंस, जैसे कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो, ना उसके ऊपर केस हो, समझ गए, कोई भी क्राइम रिकॉर्ड, क्रिमिनल एक्टिविटीज या पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत वो पर्सन नहीं आना चाहिए। उसी लोगों के साथ हम लोग पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब मान लो लॉ ने ऐसा क्यों लगाया नियम, मान लेते कि आज हम किसी एक क्रिमिनल के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिसके ऊपर केस चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ अगर हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि बार बार झगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उस टाइम पे झगड़ा करेगा, वो क्या कहेगा, हम गोली मार देंगे, समझ गया ना।
अगर आप कुछ भी कहोगे उसको तो क्या कहेगा, हम आपको गोली मार देंगे, मतलब हम लोग तंग हो जाएंगे। तो कानून क्या कहता है कि ठीक है भैया, जो क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो लोग के ऊपर केस चल रहा है, तो वैसे लोग के साथ पार्टनरशिप नहीं कीजिए। अगर आप करते हैं तो फिर आप समझिए, मैंने तो नियम बता दिया है कि पर्सन शुड बी नॉट माइनर, पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, पर्सन शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात देखिएगा, पर्सन शुड बी नॉट अनसाउंड माइंडेड। अब ध्यान देंगे, अनसाउंड माइंडेड का मतलब होता है दिमागी मरीज। जैसे सपना को देखे हो ना, दिलवाले मूवी तो सब देखा होगा, तो अजय देवगन किस तरह का पागल रहता है? अजय देवगन एक ऐसा पागल रहता है जो समय समय पे पागल होता है, सपना को देखते हुए अपना होश गवा बैठता है, समझे? तो उस तरह के लोग जो दिमागी मरीज हैं, जिसकी दिमागी हालत कमजोर है, वैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं कीजिए। यानी पागल तरह के, जो पागल जैसे लोग हैं उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कीजिए, नहीं तो कल के डेट में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप समझिएगा, क्योंकि लॉ मना कर रहा है कि पागल लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं कीजिए। आइए, तो सबसे पहला क्या था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। तो रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन में क्या सीखे हम लोग कि कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर होना चाहिए, पहली पॉइंट। अब पर्सन जो होना चाहिए, ये जो पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर के अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए, न माइनर होना चाहिए, न डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, न अनसाउंड माइंडेड होना चाहिए। फिर पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट। अब एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेस तुम लोग करोगे तो बिना एग्रीमेंट का कर लोगे, बिना समझौता का कोई भी बिजनेस कर लोगे? तो सर बिल्कुल नहीं करेंगे, समझे? तो देखिए, समझौता करने का मतलब कि भैया 2 रुपया आप लगाइए, 2 रुपया हम लगाते हैं, समझ गए? ये बिजनेस करते हैं, ये सारे बातों पे एक क्या होगा, एक समझौता होंगे। अगर मेरा मन आपका मन मिलेगा तो पार्टनरशिप होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। तो देखिएगा, एग्रीमेंट 2 तरीका से होता है। एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जो सारा कुछ हम लोग लिख लिए, जो भी नियम कानून लगाना है सब कुछ लिख लिए, सिग्नेचर मोहर हम भी कर दिए, कोर्ट का जो आदमी, नोटरी पब्लिक का जो आदमी होता है उसने भी कर दिया, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक लिखित हो सकता है और दूसरा ओरल पार्टनरशिप डीड भी हो सकता है। ओरल पार्टनरशिप में क्या होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग मुंह से समझौता कर लिए कि तुम इतना प्रॉफिट लेना, तुम सैलरी लेना, तुम्हें नहीं मिलेगा सैलरी, समझ? ऐसा मतलब जो भी कुछ नियम होगा सब हम लोग ओरली डिस्कस करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अब ओरली में क्या समस्या आता है कि जब भी कल के डेट में कोई झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, कुछ होगा, तो फिर हम लोग संकट में आ जाएंगे। हालांकि है 4-5 सॉल्यूशन उसका है पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन सारे सॉल्यूशन मतलब सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ओरल एग्रीमेंट में, समझे? तो जब भी पार्टनरशिप कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि रिटन में ही करें। लेकिन प्रश्न पूछता है, जब भी आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन हो सकता है, दोनों? तो आपको बोथ में टिक मारना है। पार्टनरशिप डीड में भी ओरल एंड रिटन बोथ। तो देखिए, तो एग्रीमेंट जो है, सबसे पहले ए नंबर पॉइंट हम लिखते हैं, रिटन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एंड पॉइंट नंबर बी ओरल में भी हो सकता है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो एग्रीमेंट जब करेंगे तो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं शेयर प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग। अब आपने पार्टनरशिप का बिजनेस किया, तो पार्टनरशिप का बिजनेस जो किया तो उससे होने वाला प्रॉफिट को आपस में अवश्य बांटें। अगर नहीं बांटेंगे तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, समझे? तो पार्टनरशिप बिजनेस का एक एसेंशियल पॉइंट्स है कि पार्टनरशिप बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है, मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ,
तो उस प्रॉफिट में से अगर एक्स वाई दो पार्टनर हैं तो एक्स भी लेगा और वाई भी लेगा। समझ गए सर? ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह का एग्रीमेंट उन लोगों ने रखा है। 3 तरीका से प्रॉफिट बांटा जा सकता है। एक तो इक्वली बांटा जा सकता है, दूसरा कैपिटल रेशियो में बांटा जा सकता है, आगे सिखाएंगे, और तीसरा एग्रीड रेशियो में बांटा जा सकता है, जिन रेशियो में इन लोगों ने बांटने का निर्णय लिया है। तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयर। जब तक प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। सपोज करो कि मैं आपको 1 लाख रुपया दे देता हूँ, मैं आपको 1 लाख रुपया दे देता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, हाँ, तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे देता हूँ और तुम इससे बिजनेस करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, खुद पैकेट में रख लेते हो। मैं आपसे 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं मांगता, मैंने आपको बोला ही नहीं कि बेटा प्रॉफिट शेयर करना, हाँ, जो भी कमा रहा है तू खुद रख ले, हाँ, बाद में कभी अगर होगा तो तू मुझे 1 लाख रुपया रिटर्न कर दियो, हाँ, समझे? तो ये पार्टनरशिप नहीं हुआ। पार्टनरशिप का मतलब कि मैंने अगर आपको 1 लाख रुपया दिया है, फिर वहां से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में से तुम भी लो और मैं भी लूंगा, तो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग, तो लिख लीजिएगा प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड, प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड among the partners, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे तो आपस में प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड, प्रॉफिट आपको आपस में बांटना ही पड़ेगा। समझे? चलिए फिर आगे के पॉइंट्स देखते हैं। इतना पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर आगे के पॉइंट्स देखते हैं। चलिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। फिर क्या हो? बिजनेस। चौथा पॉइंट बिजनेस, हाँ, तो देखिएगा बिजनेस कैसा होना चाहिए। तो बिजनेस तो देखिए बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। देखिए, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऐसा कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते जिसको कानून ने मना कर रखा है। जैसे देखो, बम बनाने का कारखाना कानून मना कर रखा है, आम आदमी नहीं खोल सकता बम बनाने का कारखाना। तो आप बम बनाने के लिए अगर पार्टनरशिप कर भी लेते हो, पहली बात तो आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं। अगर चोरी छिपे आप कर भी लेते हो तो पकड़े जाओगे, तो समझ लेना फिर पुलिस क्या करता है, समझा? तोड़ देगा बढ़िया से, समझा? तो ध्यान दीजिएगा, तो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। बिजनेस क्या होना चाहिए? मस्ट बी लॉफुल। अब ऐसा बिजनेस मत कर लो, जैसे बिहार के अंदर दारू बेचना मना है और यहाँ दारू ला के बेचोगे, दारू का बिजनेस करोगे, समझे? तो पकड़ के आपको तोड़ देगा बढ़िया से पुलिस, समझ गए? तो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। तो बिजनेस क्या होना चाहिए? आपका मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। कोई भी ऐसा बिजनेस आप नहीं कर सकते जो कानून के नज़र में वर्जित है, समझ गए? जिसको कानून ने मना कर रखा है वैसा कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, इस लाइन का मतलब समझते हैं। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है कि जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, हाँ, तो ये मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, तो ये प्रिंसिपल भी हैं, अपने फॉर्म का प्रिंसिपल भी हैं और साथ साथ अपने फॉर्म को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको एजेंट भी कहा जाता है। तो देखिए, आज एक्स है तो इसका मीनिंग है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल। तो वाई और जेड के बदला एक्स भी अपने फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, वाई और जेड के बदला एक्स भी अपने फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, वाई भी अपने फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, जेड भी अपने फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, ये बिजनेस का ऑनर भी है, प्रिंसिपल मतलब ऑनर भी है, और साथ साथ बिजनेस में एक एजेंट के रूप में भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग होता है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, यानी बिजनेस इन तीनों के द्वारा चलाया जा सकता है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इन तीनों में से कोई एक बंदा भी इन सारे लोगों के लिए काम कर सकता है। सारे लोगों का सेंस फॉर्म के लिए काम कर सकता है। तो देखिएगा,
एग्रीमेंट पार्टनरशिप में दो तरीका से किया जा सकता है। एक तो है ओरल एग्रीमेंट, और दूसरा होता है रिटेन एग्रीमेंट, रिटेन एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम, और इसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं, पार्टनरशिप डीड। चलिए, ओरल एग्रीमेंट को किताब में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए ये ओरल एग्रीमेंट को एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी लिखा रह सकता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नाम से, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, समझ। अब देखिएगा, पहले ये पढ़ लेते हैं कि ओरल एग्रीमेंट क्या होता है। तो ध्यान देंगे ओरल एग्रीमेंट में, चलिए, जब भी हम पार्टनरशिप को ओरल तरीका से करते हैं, मतलब बिना कुछ लिखे हुए, बिना किसी रिकॉर्ड के, समझ गए ना, बिना, मतलब देखो नियम कानून भी बनाए, वो भी क्या है, मौखिक ही है, मतलब ओरल ही नियम कानून बनाए। हाँ, तो इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी पार्टनर मुकर सकता है, कोई भी पार्टनर मुकर सकता है। मान लो हम बोले थे कि हम आपको सैलरी देंगे, फिर हम बाद में कहते हैं कि नहीं, हम आपको तो ऐसा बोले ही नहीं थे, समझे। तो फिर क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा प्रोविज़न दिया गया है, मतलब कुछ नियम आपको बताया गया है कि चलो अगर ओरल एग्रीमेंट कर भी लेते हैं और प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस बात को हम थोड़ा सा आप लोग के सामने लिखना चाहते हैं और लिख रहे हैं, तो देख लीजिएगा। है, इस बात को देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन। तो देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, तो देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग का। तो मान लीजिए जब एग्रीमेंट ही नहीं बना है तो कोई भी पार्टनर झूठ बोल सकता है, कोई भी पार्टनर कह सकता है नहीं तुम मुझे बोला था कि मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा। हाँ, कोई भी पार्टनर कह सकता है, गलत सलत कुछ भी बोल सकता है। अब कोर्ट को क्या पता, अब कोर्ट को क्या पता कि कौन सा पार्टनर सही बोल रहा है या कौन सा पार्टनर गलत बोल रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर ऐसा झगड़ा हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग का झगड़ा हो रहा है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि इक्वली बांट लो। कोर्ट ने क्या सॉल्यूशन निकाला, इक्वली बांट लो। फिर दूसरा झगड़ा होता है रेम्यूनरेशन का। अब रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। अब कोई पार्टनर बीचे में मांग रहा है सैलरी, समझा, कोई पार्टनर बीच में कह रहा है कि नहीं मुझे सैलरी चाहिए, तो भैया आप दोनों तो फिर मान लीजिए, अब एक पार्टनर कहता है नहीं सैलरी का कुछ बात ही नहीं हुआ था, दूसरा पार्टनर कहता है नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए, आपने तो बोला था कि सैलरी दूंगा। तो फिर कहाँ दौड़े दौड़े कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ेगा और बोलेगा कि जब ओरल एग्रीमेंट होता है, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाता है, तो रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड। सैलरी और कमीशन रेम्यूनरेशन के अंदर आ जाएगा। हाँ, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मान लो कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगा दिया है, तो जितना भी ज़्यादा अमाउंट है उस पर वो मांग रहा है ब्याज, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर नहीं देंगे, नॉट अलाउ, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर ओरल एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, उसके पूंजी पे ब्याज नहीं देंगे। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे। हाँ, चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अब पार्टनर फर्म से कुछ पैसा निकाल लेता है प्राइवेट यूज के लिए,
तो फॉर्म भी नहीं कह सकता कि भैया उस पैसा पे तुम ब्याज दो मुझे, समझ गया ना। कभी भी पार्टनर अगर फॉर्म से कोई पैसा प्राइवेट यूज़ के लिए निकाल लेता है तो यहाँ पे फॉर्म को भी अधिकार नहीं है ऑरल एग्रीमेंट में कि पार्टनर से ब्याज वसूले। तो इसमें भी हम लिखेंगे नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। उसके बाद में फिर देखेंगे अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फॉर्म को मदद किया है, मान लीजिए कि ये फॉर्म है और इस फॉर्म को लोन की आवश्यकता है, ये फॉर्म है, हाँ, और इस फॉर्म का पार्टनर X है, Y है और Z है। तो देखिएगा X, Y, Z। अब मान लीजिए कि इस फॉर्म को लोन की आवश्यकता है, सपोज करो 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये फॉर्म बेचारा बैंक के पास गया, बैंक भी बोला कोरोना काल चल रहा है, मैं आपको लोन नहीं दूंगा। ये गया मार्केट में जो मनी लेंडर है उसके पास, हाँ, तो देखिए ये मनी लेंडर के पास पहुंचा जो पैसा लगाता है, वो भी बोला कि मैं आपको नहीं दूंगा, कोरोना काल चल रहा है, समझे। तो मान लीजिए इसको कोई नहीं लोन दे रहा है, इस फॉर्म को लोन कोई नहीं दे रहा है। X क्या बोलता है, X बोलता है कि चल भाई मेरे घर में पैसा पड़ा हुआ है, मैं 2 लाख रुपया इस फॉर्म को दे देता हूँ। X बोलता है देखो मैंने जो ये 2 लाख रुपया दिया है, सभी पार्टनर को कह रहा है कि ये वाला पैसा को आप लोग कैपिटल मत समझना, ये पैसा लोन है, ये पैसा मैंने एज ए लोन दिया। कैसा दिया, मैंने लोन के रूप में आपको दिया है। मान लो कि अगर फॉर्म को बैंक लोन दे देता तो बैंक ब्याज वसूलता कि नहीं वसूलता लोन पे, बिल्कुल वसूलता। तो अब पार्टनर ने जब विपद काल में फॉर्म को हेल्प किया है, पार्टनर जब क्रिटिकल कंडीशन पे फॉर्म को हेल्प किया है, तो फॉर्म का क्या लाइबिलिटीज बनता है, फॉर्म का क्या दायित्व बनता है कि पार्टनर के पैसा पे ब्याज दिया जाए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आता है कि कितना ब्याज दिया जाए, तो पार्टनर का मनमानी नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में फिक्स किया गया कि जब भी कोई पार्टनर फॉर्म को लोन देगा तो उस लोन पे पार्टनर को एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट अलाउड। चलिए, एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट अलाउड। हाँ, उसके बाद में देखेंगे 5वां के बाद छठा में देखेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो ये तो देखो ये क्या था, ये था पार्टनरशिप का अपना नियम। ये पार्टनरशिप एक्ट का नियम हम लोगों ने अभी पढ़ा। हाँ, थोड़ा कैमरा नीचे कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा ठीक इसके नीचे अगर आपके पास जगह बच रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ हाँ, कि ये सारा नियम चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि ये तो था कब, जब झगड़ा था हम लोगों के बीच। मान लो कि कोई पार्टनर कह रहा था नहीं प्रॉफिट नहीं देंगे, कोई पार्टनर लड़ रहा था कि नहीं मैं सैलरी लेके रहूँगा। हाँ, कोई पार्टनर कह रहा था ठीक है तू सैलरी लेके दिखा। तब ये झगड़ा था, तब ना कोर्ट में जाएंगे। मान लीजिए झगड़ा था तब कोर्ट में जाएंगे। अगर झगड़ा नहीं करना है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, तो ये जितने भी नियम है सब बदल सकता है। अगर आपसी तालमेल से कोई पार्टनर कहता है कि ठीक है चल भाई उसे सैलरी दे दे, बेचारा ज़्यादा काम कर रहा था, हाँ चल उसे सैलरी मिल जाना चाहिए, तो ये सारा नियम बदल सकता है। अगर आपसी तालमेल हो तो ये नियम बदल सकता है, तब कोई झगड़ा होगा ही नहीं। ये था झगड़ा के सेंस में। हाँ, तो देखिए इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड ऑन सेम काइंड ऑफ कंसेंट। देखिए यदि सभी पार्टनर राजी हो जाता है एक ही तरह के विचार पे, देन एभव ABOVE, देन एभव ये वाला, हाँ समझे, देन एभव
rules can be terminated। तो ये देखिए, ये जो इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, इस रूल को तोड़ा जा सकता है। कब तोड़ा जा सकता है? देखिए, इस सारे रूल को तोड़ा जा सकता है। हाँ, इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड ऑन सेम काइंड ऑफ कंसेंट, जब सभी पार्टनर एक ही तरह के विचार पे सहमत हो जाएं, देन एबव स्टेटेड रूल कैन बी टर्मिनेटेड। तब ये वाला जितने भी रूल्स हैं, इसको तोड़ा जा सकता है। आपसी समझौता से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। चलिए, ये हो गया। फिर अब हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, हाँ, एक सिंपल सा चीज़ है। ये पार्टनरशिप डीड में बेसिकली होता क्या है कि एक स्टाम्प पेपर होता है जिस पे फॉर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, कैपिटल किस पार्टनर ने कितना दिया, किसको सैलरी मिलेगा, किसको सैलरी नहीं मिलेगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, कौन बैंक अकाउंट को ऑपरेशन करेगा, समझे। ये सारा नियम कानून, जितने भी बात पार्टनर के मन में चल रहा है, पार्टनरशिप करने से पहले जितने भी बात पार्टनर लोगों के मन में चल रहा है, अपने मन के बात को प्रकट कर देगा इस कागज़ के टुकड़ा पे। और इस पे रजिस्ट्रार, जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जहाँ से होता है, समझे, तो रजिस्ट्रार का सिग्नेचर मोहर सारा कुछ रहेगा, पार्टनर का भी सिग्नेचर मोहर रहेगा। और एक कॉपी, ये एक कॉपी कहाँ रहेगा, मान लीजिए रजिस्ट्रार के पास रहेगा, और सब एक एक कॉपी सभी पार्टनर के पास रहेगा। यानी जो भी रूल बनाए हैं सब लिखित में है। कभी भी कोई भी पार्टनर अगर इस रूल को तोड़ना चाहेगा तो ये सारा कुछ रहेगा आपके पास एविडेंस, जिस कारण से उस पार्टनर को के ऊपर केस हो जाएगा, समझे। तो रूल्स को तोड़ा नहीं जाएगा ऐसे सिचुएशन में। तो अब ध्यान देंगे हम, तो इसमें नॉर्मली देखिए क्या लिखा रहता है कि नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नाम, फिर रजिस्टर्ड प्लेस, रजिस्टर्ड प्लेस, देखिएगा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द फॉर्म। उसके बाद में ध्यान देंगे एड्रेस ऑफ द फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा रजिस्टर्ड प्लेस और एड्रेस में फ़र्क। रजिस्टर्ड प्लेस का मतलब होता है कि कोई भी फॉर्म है, जैसे मान लो आज रिलायंस है तो रिलायंस कंपनी की रजिस्टर्ड प्लेस एक ही जगह पे होगा, मुंबई में। अब दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में है, मधुबनी में है, मान लो दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, हाँ मधुबनी में है। तो ये सब ब्रांच है, रिलायंस का क्या है, सब ब्रांच है। ये सब क्या है, न्यू ब्रांच है। हाँ, तो एड्रेस का मतलब क्या कि आपके जितने भी नए फॉर्म खुल रहे हैं उनका एड्रेस बताओ। हाँ, रजिस्टर्ड प्लेस मतलब इन जितने भी फॉर्म हैं इन सब का एक मेन लोकेशन तो होगा, मेन जगह तो होगा जहाँ से ये फॉर्म की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेटेड हुई है। हाँ, तो ओरिजिनेटेड प्लेस को ही हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड प्लेस। हाँ, एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जितने भी नए फॉर्म खुल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे खुल रहे हैं, उनका एड्रेस बताइए। चलिए, उसके बाद में देखो नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे। हाँ, फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, समझे। उसके बाद में किस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगा, ये जितने भी आपके मन की बात है सबको लिख लो। हाँ, जो जो नियम कानून रखना है सबको लिख लो और रजिस्टर्ड करवा लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ लिखा हुआ होता है। चलिए, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के क्लास में बस इतना ही, समझे। कोशिश करेंगे कि आप लोग के सामने सभी वीडियो लेकर के आए, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को डिस्कस करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय। हाँ।